स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हिमांशु कश्यप। तो मेरे अर्जुन कैसे हैं सभी लोग यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, सभी लोग हमें बताइएगा। फिर उसके बाद हम क्लासेस को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो वैसे हम बात करते हैं सीटेट की, जो हम पढ़ रहे थे हम। तो सीटेट में हमने स्टार्ट किया था 0 से, पहली क्लास से हमने स्टार्ट किया था। आज हमारी ये 98वीं क्लास है ना जी। अगर क्लास की बात करेंगे तो 58 नंबर की क्लास होगी हमारी। काफ़ी बेहतर तरीके से हमने सीटेट को कवर किया है। तो अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो ज़रूर वो क्लासेस लीजिएगा। सभी की प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी हमारे यहाँ। तो जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में पूरा कंप्लीट कोर्स दिया गया है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट का हो, चाहे संस्कृत की भी क्लासेस अभी स्टार्ट हो गई हैं। मुश्किल से अभी 3 क्लास हुई हैं, आज तीसरी क्लास हुई थी। तो सारी क्लासेस हैं आपकी। मिथुन सर आपकी इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि सीटेट हमने पूरा कवर किया हुआ है। अगर आपने सीटेट हमारे नोट्स से पढ़ा हुआ है, साथ में हमारी क्लासेस ली हुई हैं, तो ये मान लीजिएगा कि आप सीटेट में बेहतर कर पाएंगे। सीटेट में आप 120 से भी अधिक नंबर हासिल कर सकते हैं अगर आपने जो हमने बताया हुआ है वहाँ से आपने अध्ययन किया हुआ है। ठीक है जी। ये तो बात हुई सीटेट की बेसिक इंफॉर्मेशन की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एग्ज़ाम की डेट बच्चे पूछते रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो भाई अब एग्ज़ाम की डेट को लेकर अगर पढ़ाई करोगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना, कि हम सोचें कि भाई एग्ज़ाम कल है। अब परसों होगा तो पढ़ाई करेंगे, कल होगा तो पढ़ाई करेंगे, नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं करेंगे। तो भाई ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर हम आज से लगेंगे तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे भाई, है ना जी। क्योंकि 120 नंबर लाना, हम कहते हैं कि 120 नंबर हमें लाना है, तो भाई इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो आप जुड़े रहिए, कुछ सीखते रहिएगा, है ना जी। जितना आप सीखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप सीटेट में क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं बाल विकास की, बात करेंगे हम सीडीपी की। तो अगर बात करते हैं सीडीपी की, तो इससे पहले हमारी 19 क्लासेस साइकोलॉजी की हो चुकी हैं। ये आज की 20वीं क्लास होगी। तो नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी बेहतर तरीके से हम आपको आज का टॉपिक समझाएंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा हमारा बालक में अधिगम की वैकल्पिक संरचना। मतलब कि बालक के सीखने की जो संरचना होती है वो वैकल्पिक कैसे होती है, यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम। और साथ में ही बताएंगे कि अधिगम के सिद्धांत कैसे होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत है जो अधिगम के अंतर्गत आते हैं, जिसके माध्यम से बच्चा अधिगम करता है। चाहे वो व्यवहारवादी सिद्धांत हो, चाहे वो संज्ञानात्मक सिद्धांत हो, चाहे वो मानवतावादी सिद्धांत हो, है ना जी। सभी के बारे में बेहतर तरीके से सिखाएंगे आपको और समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लास होगी हमारी, ये कॉन्सेप्ट की क्लास होगी। प्रैक्टिस हम बाद में कराएंगे हम। तो इसी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होगा, इसका प्रैक्टिस आपको बाद में कराएंगे हम, जिसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब किया हुआ है तो भी मिल जाएगा। तो एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो क्लास के लास्ट में लाइक करके जाइएगा और साथ में फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम बात करेंगे बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संरचना की और अधिगम के सिद्धांत की। तो पहले हम जानते हैं कि वैकल्पिक संरचना होती क्या है ना जी। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों में जो सीखना होता है कैसा होता है, वो अलग अलग तरीके से होता है। मतलब बच्चों में क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। सभी बच्चों के सीखने की जो गति होती है ना जी, गति की बात करते हैं तो गति क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी बच्चों में गति एक जैसी नहीं होती है और अपनी अलग अलग क्रियाओं के द्वारा बच्चे सीखते हैं। बच्चे गति भी उनकी अलग होती है, तरीके भी अलग होते हैं और उनकी क्रियाएं भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है जी। जिस बच्चे को सीखने के जिस तरीके में संतोष मिलता है वह उसी प्रकार की प्रतिक्रिया को बार बार करता है ना जी। अगर मेथड की बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, है ना जी। कुछ सरलीकरण के माध्यम से सीखते हैं, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से सीखते हैं। तो बच्चा क्या है, अगर उसको ट्रिक्स बढ़िया लगती हैं तो वो वही ट्रिक्स से सवाल को लगाने का प्रयास करेगा, बाकी विधियों का प्रयोग वो नहीं करेगा। तो ये बात होती है कि जिससे हमें संतोष मिलता है वो प्रतिक्रिया हम बार बार करते हैं। ठीक है जी। तो इसी कारण उसमें अधिगम की अलग अलग वैकल्पिक अवधारणाएं पाई जाती हैं कि सभी बच्चे एक तरीके से नहीं सीखते हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकल्पिक अवधारणाएं हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आगे बढ़ते हैं हम, बात करेंगे हम वैकल्पिक अवधारणाओं की, कौन कौन से प्रकार हैं इनके, कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका सपोर्ट किया, सहयोग किया और उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया और बाकी अच्छी तरीके से हमें सिखाने का प्रयास किया। तो पहले बात करते हैं अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में, है ना जी। पहला क्या है हमारा, पहला हमारा है अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत। जब समझने का प्रयास कीजिएगा, नाम से ही जाहिर है व्यवहार, मतलब जहाँ पर बच्चा क्या होगा, बच्चा व्यवहार के माध्यम से सीखेगा।
है ना जी। तो व्यवहारवादी अवधारणा से अभिप्राय होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। जब भी हम कुछ सीखते हैं, अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, तो जो हमारा अधिगम होता है वो कैसा होता है, व्यवहारवादी अधिगम होता है ना जी। और इस अवधारणा के अनुसार हम किसी की उत्तेजना बढ़ाते हैं तो वह उस उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम उत्तेजना बढ़ाते हैं तो क्या करता है, उस उत्तेजना के प्रति वो अनुक्रिया करता है। ये बात होती है किसकी, व्यवहारवादी अवधारणा की। जैसे कि आपने थॉर्नडाइक के बारे में जाना होगा, जैसे उन्होंने क्या किया था, एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था, है ना जी। और उसके सामने रख दिया था भोजन। तो भोजन क्या था, वो उद्दीपन था। तो उसके सामने जब भी उद्दीपन आता था तो वो क्या करती थी, एक प्रतिक्रिया करती थी, है ना जी, एक रिस्पॉन्स देती थी, अनुक्रिया करती थी। तो ये होता है एक व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसमें हम अनुक्रिया करके, प्रतिक्रिया करके चीज़ों को सीखते हैं, और कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। जितना वो अनुक्रिया करेगा उतना ही वो सीखने का प्रयास करेगा। आगे हम बात करते हैं कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो व्यवहारवादी कहलाए। जैसे थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, वाटसन है और स्किनर है। ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यवहारवादी अवधारणा पर कार्य किया, क्योंकि इन सभी के जो सिद्धांत में व्यवहार के प्रति अनुक्रिया से काफ़ी संबंधित थे। जो भी इनका सीखना था वो व्यवहार के साथ साथ अनुक्रिया से भी संबंधित था। तो यहाँ पर व्यवहारवादी अवधारणा की यहाँ पर चर्चा हुई, बात हुई। आगे बात करते हैं, दूसरा हमारा दिया गया है संज्ञानवादी अवधारणा। तो भाई संज्ञानवादी अवधारणा क्या है, नाम से जाहिर है यहाँ बात किसकी होगी, संज्ञान की बात होगी, है ना जी। किसकी बात होगी, संज्ञान की बात होगी। तो संज्ञानवादी अवधारणा से अभिप्राय क्या होता है, मानसिक संक्रिया से होता है। संज्ञान का जो संबंध होता है किससे होता है भाई, वो हमारी मानसिक संक्रियाओं से होता है, जहाँ पर हम किसी को करने के लिए मानसिक संरचना का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, संज्ञानवादी अवधारणा होती है। कहने का मतलब क्या है, जब हम मानसिक क्रिया करते हैं, कोई कार्य में चिंतन करते हैं करने के लिए, है ना जी, तर्क वितर्क करते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, संज्ञानवादी अवधारणा होती है। अब बात करते हैं कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानवादी अवधारणा पर बल दिया। तो हमारे पहले कौन थे, पियाजे थे, गिलफोर्ड हैं, गैगने हैं, टोलमैन है, कोफ्फा है, कोहलर है, वर्दीमर है, वाइगोस्की है और ब्रूनर है ना जी। ये कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानवादी अवधारणा पर बल दिया, जिसमें कौन से बहुत महत्वपूर्ण है जिनके बारे में पढ़ना ही है। तो पियाजे हो गए भाई, और साथ में कोफा कोहलर और वर्दीमर हो गए, वाइगोस्की हो गए, ब्रूनर हो गए। इनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में अक्सर आता रहता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तीसरा हमारा है मानवतावादी अवधारणा। मानवतावादी अवधारणा क्या होती है भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, जहाँ पर हम दूसरों के बारे में अध्ययन करते हैं। भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे किसका, दूसरों पर हम अध्ययन करते हैं। तो वो क्या होता है, व्यवहारवादी अवधारणा होती है, सॉरी, ये मानवतावादी अवधारणा होती है, जहाँ पर हम दूसरों के बारे में अध्ययन करते हैं कि वे दूसरों से कैसे अलग है ना जी, और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मतलब यहाँ बात होगी कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, और कैसे वो उन अन्य लोगों से अलग है। ये होता है हमारा मानवतावादी अवधारणा होती है, जिसके अंतर्गत कई मनोवैज्ञानिक आते हैं, जिसमें मैस्लो, रोजर्स और हर्जबर्ग क्या है, प्रमुख है। तो ये बात हुई हमारे अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाओं की और उनके प्रकार की। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं सीखने के सिद्धांत की। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। वैसे सीखने के सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन पर ही बात करेंगे जिनके बारे में हमारे एग्जाम में आता है, क्योंकि हम यहाँ पर सीटेट की बात करेंगे, हम अन्य परीक्षाओं की बात नहीं करेंगे, है ना जी। तो अगर आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ये आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो पहले हम बात करते हैं सीखने के सिद्धांत की। तो यहाँ पर पहला हमारा जो सिद्धांत आता है, सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, या फिर हम कहें उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत। मतलब यहाँ पर उत्तेजना होती है, फिर उसके बाद एक अनुक्रिया भी होती है। जब बच्चा होगा, प्रयास करेगा और अपनी भूल को, गलतियों को कम करेगा और सीखने का प्रयास करेगा। इसको बोलते हैं एसआर थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। वैसे एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आपको याद करना है। तो एसआर लिखा है, मतलब कि एस यानी कि सा और आर यानी कि रा, सर। तो आप समझ लीजिएगा कि जो सर हमारे हैं कौन है भाई, सर हमारे हैं थॉर्नडाइक,
है ना जी। तो आप याद कर लीजिएगा कि हमारे जो सर है वो थॉर्नडाइक है, और थॉर्नडाइक ने एस आर यानी कि सर यानी कि एस आर थ्योरी दिया है। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, और इसे ही थॉर्नडाइक का संबंधवाद भी कहते हैं और उत्तेजना का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट नाम होंगे। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिद्धांत की, कि सिद्धांत में क्या चीज़ों को महत्व दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो आप जान गए होंगे कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है भाई, है ना जी। कौन है भाई? इस प्रतिपादक जो है सिद्धांत के वो थॉर्नडाइक हैं। इनका सोचना था कि अगर हम किसी उत्तेजना को बढ़ाते हैं, इनका क्या मानना था भाई? इनका मानना ये था कि अगर हम किसी भी कार्य में उत्तेजना को हम बढ़ाते हैं तो उसके साथ ही, उसके अनुसार ही जो उसका रिस्पॉन्स होगा या फिर कहें हम अनुक्रिया होगी, वो क्या होगी? बढ़ेगी। जितना हम उत्तेजना बढ़ाएंगे उतनी ही क्या अनुक्रिया क्या होगी? बढ़ेगी। अभी हम कहें कि सीटेट की डेट आने वाली है, आने वाली, आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, तो अब क्या है, ये उत्तेजना एक प्रकार की होगी, है ना जी। उत्तेजना हमने दिया तो आप क्या करेंगे? अनुक्रिया करेंगे, आप सीखने का प्रयास करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जब हम बार बार अनुक्रिया करते हैं, है ना जी, जब हम अनुक्रिया को बार बार दोहराते हैं तब हम क्या करते हैं? लर्निंग करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। तो ये बात होती है इसके सिद्धांत की। आगे हम बात करते हैं प्रयोग की, कि थॉर्नडाइक ने क्या प्रयोग किया था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपके सामने एक छोटा सा चित्र है। चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि थॉर्नडाइक ने कैसे एक बिल्ली को, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और क्या क्या उपाय किए जिससे वो जान सके कि उद्दीपन का संबंध अनुक्रिया से होता है। जरा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में कि एक बिल्ली है जो कि एक बंद पिंजरे में बंद है। तो प्रयोग करते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या किया? एक भूखी बिल्ली को, आपको दिख रही हुई भूखी भूखी बिल्ली, तो ये भूखी बिल्ली है जिनको पकड़ लिया और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। ठीक है जी। थॉर्नडाइक ने देखा कि बिल्ली जो है बिल्कुल आराम से बैठी हुई थी, अब उसके सामने खाना रखा जाता है ना जी। अब क्या करेंगे? हम बिल्ली के सामने हम खाना रखेंगे, दिख रहा होगा आपको, ये कैट फूड रखा हुआ साइड में, है ना जी। तो बिल्ली के सामने खाना रखा गया है। जैसे ही बिल्ली खाना देखा, जैसे ही बिल्ली क्या करती, खाना को देखती है, वह उत्तेजना उसके अंदर बढ़ जाती है। तो भाई यहाँ पर जो भोजन हमारा है ये क्या है? उद्दीपक है भाई, है ना जी। वो क्या कर रहा है? उत्तेजना बढ़ा रहा है। तो भोजन क्या है यहाँ पर? उद्दीपक है जो कि बिल्ली की उत्तेजना को बढ़ा रहा है। जैसे ही उत्तेजना बढ़ती है, बिल्ली बार बार पिंजरे को ढकेलना शुरू करती है। तो स्टार्टिंग में तो उसको पता नहीं होता है कि लीवर क्या होता है, हमें क्या बटन दबाना है, कैसे पिंजरा खुलेगा। तो वो क्या करती है? बार बार पिंजरे को धक्का देने का प्रयास करती है। ठीक है, तो गलती से होता क्या है, पिंजरे में एक लीवर भी लगा होता है, आपको दिख रहा होगा चित्र में। पिंजरे में एक लीवर बना हुआ है जिसे दबाने से पिंजरा खुल जाता है ना जी। तो बिल्ली जब बार बार प्रयास कर रही थी तब उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है, और उसकी वजह से जो पिंजरा होता था, जो डोर दिख रहा है आपको, ये ट्रैप डोर क्या होता है? खुल जाता था और बिल्ली को खाना मिल गया। अगले दिन जब दोबारा प्रयोग किया गया, दोबारा इस प्रयोग को दोहराया गया, तो देखा यह गया कि बिल्ली बार बार पिंजरा को ढकेल नहीं रही है। अब उसने ढकेलना बंद कर दिया है, क्योंकि वो जान गई है कि पिंजरे को ढकेलने से, है ना जी, ये खुलने वाला नहीं है। तो वो ढकेलना बंद कर दी उसने। वह सीधा लीवर के ऊपर हाथ रखती और वो जो हमारा केस का डोर था वो खुल जाता, केज का जो डोर था वो खुल जाता, है ना जी। अतः प्रयास एवं भूल कर करके उसने पिंजरा खोलना सीख लिया, है ना जी। और उसने क्या किया? यहाँ पर उसने प्रयास किए। जितना वो प्रयास कर रही है, जितना वो भूल कर रही है, जितनी वो गलती कर रही है, उससे वो सीख रही है, वहाँ पर अनुक्रिया कर रही है। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने क्या किया? तो मान लीजिए अगर थॉर्नडाइक ने उत्तेजना नहीं बढ़ाई होती, है ना जी, अगर थॉर्नडाइक ने बिल्ली का जो खाना रखा हुआ है या नहीं रखती, तो यहाँ पर बिल्ली क्या है? प्रतिक्रिया नहीं करती, क्योंकि भाई उसे भूख लगी है लेकिन उसने भोजन नहीं देखा है, तो वो बैठी रहेगी भाई, क्योंकि भोजन उसके सामने है नहीं। तो अगर हम उत्तेजना को नहीं बढ़ाते हैं तो बिल्ली प्रतिक्रिया नहीं करती है और पिंजरे खोलने का प्रयास नहीं करती है। तो अतः यहाँ सिद्ध होता है कि अगर हम किसी चीज़ को करने के लिए उत्तेजना देते हैं तब वहाँ पर अनुक्रिया जरूर होती है। ठीक है जी। अगर हम उत्तेजना देते हैं, है ना जी, स्टिमुलस देते हैं, तो रिस्पॉन्स जरूर होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं भाई?
इसको एसआर थ्योरी कहते हैं। स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स होना जरूरी है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एसआर थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर खाने की अनुक्रिया के साथ संबंध को स्थापित किया गया है, इसीलिए इसका एक नाम और है, इसका नाम क्या है, संबंधवाद, है ना जी। इसीलिए इसे संबंधवाद भी कहा जाता है। तो काफ़ी इजी तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे हम एक उत्तेजना को एक अनुक्रिया में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना जी, चाहे वो खाने की अनुक्रिया हो चाहे किसी की भी अनुक्रिया हो। यहाँ पर हमारे संबंधवाद का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम बात करेंगे हम प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में भाई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जो समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। इस टॉपिक का जो अगला टॉपिक हमारा है, इसका नाम क्या है, प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। दूसरा नाम क्या है, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। और तीसरा है उत्तेजना अनुक्रिया का अनुबंधन का सिद्धांत। भाई ये उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं है, ये उत्तेजना अनुक्रिया का अनुबंधन का सिद्धांत है, याद रखिएगा भाई। और तीसरा है अनुबंधन सहज क्रिया सिद्धांत। और चौथा है, अगला है प्रतिस्थापन अधिगम सिद्धांत, है ना जी। इन्होंने उत्तेजना की जगह पे कुछ और का प्रयोग किया था, बात करेंगे, पर डिस्कस करेंगे हम। तो ये क्या है, प्रतिस्थापन अधिगम सिद्धांत है, साथ में उद्दीपन अनुबंधन सिद्धांत इसको कहते हैं। एक नाम इसका और भी है, नोट कर लीजिएगा, उद्दीपन सहचारात्मक सिद्धांत। तो ये कई नाम है जो कि एक ही सिद्धांत के नाम है। तो आगे हम बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बच्चे अक्सर इस पर कंफ्यूज रहते हैं। समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना जी। और जो भी आपको डाउट होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्लास के बाद में हम देख लेंगे और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे हम। तो हम बात करते हैं पहले इस सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, पहले उनकी बात करते हैं। जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक है, उनका पूरा नाम क्या है, ईपी पावलोव, है ना जी। इनका पूरा नाम क्या है, ईपी पावलोव है, जो कि रसिया के थे। ये रसिया के मनोवैज्ञानिक थे, ईपी पावलोव। अब इन्होंने क्या किया, ध्यान देते हैं। जो हमने अभी इससे पहले सिद्धांत पढ़ा था थॉर्नडाइक का, संबंधवाद का, है ना जी, प्रयास और त्रुटि का, उसी सिद्धांत पर यह भी आधारित है। थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, उस परिवर्तन को हम ध्यान देते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इनके अनुसार हम किसी की उत्तेजना के समांतर अगर कोई संकेत या निर्धारित कर दे तो समान प्रतिक्रिया करेगा। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उत्तेजना को ध्यान नहीं दिया, इन्होंने उत्तेजना को शामिल नहीं किया। उत्तेजना के स्थान पर इन्होंने एक संकेत को शामिल किया। संकेत कहें हम या फिर कहें एक निर्धारक, है ना जी। इन्होंने एक संकेत लिया और उस निर्धारक को लिया, और निर्धारक के आधार पर उन्होंने एक रिस्पॉन्स को, एक अनुक्रिया को करने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तेजना को ध्यान दिया गया है, लेकिन उत्तेजना किससे उत्पन्न हो रही है, एक संकेतक से, ना कि एक किससे, उद्दीपक से, है ना जी। यहाँ पर उद्दीपक के बारे में इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो बात करते हैं इस सिद्धांत की। तो इनके अनुसार हम किसी की उत्तेजना के समानांतर पैरेलल अगर कोई संकेत या फिर निर्धारक कर दें, तो कोई संकेत निर्धारित कर दें तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा, है ना जी। जो प्रतिक्रिया स्टिमुलस के माध्यम से हो रही थी, उद्दीपक के माध्यम से हो रही है, वही प्रतिक्रिया एक संकेत के माध्यम से भी हो सकती है। इन्होंने संकेत पर ज़्यादा बल दिया है। अब बात करते हैं इस सिद्धांत की। तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है, जिसका नाम है, ये काफ़ी उस समय प्रचलित हुआ और इसलिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, है ना जी। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के साहचर्य परिवर्तन के सिद्धांत पर ही आधारित है। अब बात करते हैं उदाहरण की। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं आपको। जब हम खाना खाकर तृप्त हो चुके हैं, मतलब हमारी भूख क्या है, शांत हो चुकी है, लेकिन जब हमारे सामने कोई हमारी मनपसंद मिठाई आ जाए, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया, है ना जी। अब खाना खा लिया लेकिन हमारे सामने मिठाई आ गई है, तो अब दिखेगा कि भाई मुंह में अपने आप ही स्वाद के संकेत आ जाते हैं और जो लार होता है उसका श्रावण फिर से पुनः प्रारंभ हो जाता है ना जी। तो यहाँ पर क्या है, एक संकेत को इन्होंने यहाँ पर लाया। तो ये बात होती है उदाहरण की। अब हम बात करते हैं इसके प्रयोग की, कि कैसे इन्होंने प्रयोग किया, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक कुत्ता है
जिसको बांधा गया है और उसकी जो सलाइवा है यानी कि उसकी जो लार है उसको यहाँ पर एक बीकर में कनेक्ट किया जा रहा है ना जी। साथ में जो उसको अनुक्रिया कर रहा है वो अनुक्रिया को भी यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे हम जान सकें कि इसकी लार कितनी स्रावित हो रही है और यहाँ पर अनुक्रिया कैसे वो कर पा रहा है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, आप लोग चित्र को देखते रहिएगा। तो पावलोव ने क्या किया, अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया। उसने एक कुत्ते को भूखा रखा और उसे शिकंजे में बंद कर दिया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब उसने कुत्ते को खाना दिखाया। अब भाई क्या किया गया, यहाँ पर कुत्ते के सामने यहाँ पर एक खाना रखा गया है ना जी। ये क्या है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो खाने को रखा गया है यहाँ पर। तो खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती है। पावलोव ने क्या किया, इस लार को नीचे रखे कटोरी में कहें या बीकर में कहें हम, उसने इकट्ठा कर लिया। तो इकट्ठा करने के लिए नीचे कटोरी या फिर बीकर लगा देता है, जिस पर वहाँ पर उसकी लार इकट्ठा करता है। जब वह कुत्ते को खाना देता है तो खाना देने से पहले क्या करते हैं, वो घंटी बजाते हैं। ठीक है जी। पहले क्या हुआ, पहले नंबर पे इन्होंने ये किया कि कुत्ते को पहले इन्होंने खाना दिया। जब भूखा कुत्ता था उन्होंने खाना उसको दिया, तो खाना जैसे ही दिया उसकी लार टपकने लगी भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही पावलोव जी ने कुत्ते को खाना दिया तो उसकी लार क्या थी, टपकने लगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, खाना देने से पहले मतलब खाना देने के समय उन्होंने घंटी बजाई। ठीक है जी, उन्होंने घंटी बजाई और फिर से कुत्ते ने भोजन को देखा और उसकी लार टपकने लगी। ठीक है, अब जैसे ही घंटी बजती है तो कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो जाती है। अब कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि हम उसको खाना नहीं देते हैं, सिर्फ हम घंटी बजाते हैं और वो जान जाता है कि घंटी बजी है तो खाना मिलेगा, है ना जी। घंटी जैसे ही बजती है उसके मुंह से लार टपकने लगती है। तो यहाँ पर उसको खाना नहीं दिया गया है, कोई उद्दीपन नहीं दिया गया है, एक सही संकेत दिया गया है ना जी। आपने देखा कि यहाँ पर खाने की बात नहीं हो रही, उन्होंने एक उद्दीपक नहीं दिया है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ क्या दिया है, एक संकेत दिया है, एक घंटी दिया है ना जी। तो संकेत के माध्यम से भी वो जानता है कि हमारे लिए खाना आने वाला है। उसकी लार जो होती थी टपकने लगती थी। तो इस प्रकार कुत्ता जो होता था घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता था, है ना जी। तो ये बात होती है किसके, इनके प्रयोग की बात होती है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे जिनको हम देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। कुत्ते का लार आना तथा उत्तेजना बढ़ना इन चरणों से होता है। कौन कौन से चरण है जहाँ हम ध्यान देते हैं हम। तो पहला चरण है हमारा अनुबंधित उद्दीपन। तो अनुबंधित उद्दीपन क्या था, हमारा भोजन था। पहले क्या किया गया था, पहले भोजन को दिया गया था। ये अनुबंधित उद्दीपन है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है ना जी। यानी इसको क्या कहते हैं, यूएस बोलते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, उसकी लार आना प्रारंभ हो गई, यानी कि उसने अनुबंधित अनुक्रिया करी, यानी कि क्या किया भाई, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया। तो भाई ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि अनुबंधित उद्दीपन के माध्यम से एक प्रकार का अनुबंधित अनुक्रिया दी गई, मतलब कि भोजन के माध्यम से उसकी लार आना स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया, है ना जी। आगे क्या किया इन्होंने, इसको जोड़ा एक घंटी से, है ना जी। अब क्या किया इन्होंने, भोजन को घंटी के साथ जोड़ने का प्रयास किया। अब ये क्या है, अनुबंधित उद्दीपन है। ये क्या है, एक कंडीशनल स्टिमुलस है भाई, है ना जी। जो हमारा तीसरा नंबर वाला है ये हमारा कंडीशनल स्टिमुलस है। यहाँ पर कंडीशन दी गई है भाई। पहले वाले में और दूसरे वाले में कोई कंडीशन नहीं थी, वो अनकंडीशनल था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन होगी, घंटी देंगे तभी वो भोजन मतलब तभी उसकी लार टपकेगी। लेकिन जो चौथी वाली थी हमारा कि अनुबंधित अनुक्रिया, अब क्या होगी, ये जो है कंडीशनल हमारी क्या होगी, रिस्पॉन्स होगा कि ये अब घंटी की जो कंडीशन दी गई है, घंटी का जो कंडीशन दिया गया है, उद्दीपन दिया गया है, उसी के माध्यम से वो कंडीशनल क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, जहाँ पर उसका लार का श्रावण होगा। समझ में आपको आ गया होगा। पहले जो बात हो रही थी पहले नंबर वाले की, पहले की और दूसरे की, वो क्या थे, वो हमारे अनबंधित थे। यहाँ पर कोई भी बंध की बात नहीं हो रही थी, वो अनकंडीशनल थे भाई, है ना जी। वो क्या थे, अनकंडीशनल थे। वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं थी कि भोजन को रखा गया और कुत्ते का लार आना स्वाभाविक था भाई, है ना। क्योंकि कुत्ता लार को देखेगा तो स्वाभाविक रूप से वो भोजन की उसके लार है गिरने लगेगी। लेकिन जो तीसरा और चौथा था ये अनकंडीशनल नहीं है, ये कंडीशनल है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि पहले वाले में कि पहले घंटी बजाई जाएगी तभी उसकी लार आना
प्रारंभ होगा। ये स्वाभाविक नहीं है, घंटी बजाने के बाद हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं कंडीशनल। तो ये बात होती है, कुछ 4 चरण होते हैं जिसके माध्यम से हम इस नियम को हम समझ सकते हैं। तो परीक्षा में वैसे पेपर 2 में ज़्यादा आता है कि भोजन क्या है, लाल श्रवण क्या है, घंटी क्या है, तो आप लोग यहाँ से नाम इसको याद कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, कुछ ऐसा एक और नियम है, एक ऐसा ही नियम है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आपने सुना होगा वाटसन के बारे में, है ना जी, नाम सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो व्यवहारवादी हमारे हैं, व्यवहारवाद के जनक भी हैं। तो वाटसन ने भी एक ऐसा ही प्रयोग किया था, अनुबंधन से संबंधित था, है ना जी। तो वाटसन ने क्या किया था, वाटसन ने अपने बेटे, ये बेटे का नाम था अल्बर्ट, याद होगा आप लोगों को, तो अपने बेटे पर इन्होंने, अल्बर्ट नाम था बच्चे का, तो अल्बर्ट पर एक प्रयोग किया भाई, बहुत ही बढ़िया प्रयोग किया था, ध्यान दीजिएगा। तो अल्बर्ट के पिता यानी कि वाटसन जी ने एक परीक्षण किया कि जब भी अल्बर्ट खरगोश के पास जाता है तो वाटसन एक डरावनी आवाज़ निकाल देते। मतलब बच्चा क्या था, जैसे ही वो खरगोश के पास जाता था, खरगोश एक खिलौना था उनका, तो खरगोश के पास जाते थे अल्बर्ट, तो वैसे ही जो उनके पिताजी थे वाटसन थे, एक डरावनी आवाज़ निकाल देते थे। ठीक है जी। तो शुरुआत में अल्बर्ट को कुछ एहसास नहीं हुआ, अल्बर्ट जान नहीं पाया कि आवाज़ ये कैसी है, लेकिन परंतु धीरे धीरे बच्चा क्या है, जान गया, अल्बर्ट जान गया कि डरावनी आवाज़ जो है उसके खरगोश से निकल रही है। मतलब उसका जो संबंध था, उसका जो अनुबंधन था भाई, है ना जी, उसका जो अनुबंधन था वो वहाँ पर सेट हो गया, वो क्या बन गया कि आवाज़ भाई वहीं से निकल रही है। अब क्या हुआ, जब भी अल्बर्ट के सामने जब भी खरगोश आता था या फिर सफ़ेद आकार की कोई वस्तु आती थी, तो वह डर जाता था, क्योंकि उसका जो डर अनुबंध है वो बन गया है कि भाई अगर वाइट खरगोश है या वाइट कोई भी सामान है तो उसके अंदर वही डरावनी आवाज़ आएगी, वो उससे डर गया। तो उसका मतलब अनुबंध क्या है, अनुबंधन जो था स्थापित होगा, जैसे कि भोजन का घंटी के साथ स्थापित किया गया था, है ना जी। और जब अल्बर्ट के सामने खरगोश आता था वो डर जाता था। जब उसी आकार की समान वस्तु से भी अनुक्रिया आए तो इसे हम क्या कहते हैं, सामान्यीकरण कहते हैं भाई। तो कभी कभी एग्जाम में ये आता है कि सामान्यीकरण क्या होता है, यानी कि जनरलाइजेशन क्या होता है। तो जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले तो वो खरगोश से डर रहा था, लेकिन अगर हमने खरगोश को रिप्लेस कर दिया गया, हमने खरगोश को रिप्लेस करके कोई दूसरी वस्तु लाई, वो भी वाइट कलर की थी, तो वहाँ पर भी वो डर रहा था। मतलब क्या है, वो उसके अंदर सामान्यीकरण है, मतलब वो जान गया है कि यही वो वाइट चीज़ ये भी है, वही वाइट चीज़ वो भी है, वो समझ नहीं पा रहा है कि दोनों में अंतर क्या है, इसको बोलते हैं सामान्यीकरण। लेकिन अगर बच्चा वो अंतर करना जान जाता है, डर उसका समाप्त हो जाता है, तो उसके बोलते हैं क्या, विभेद बोलते हैं। मतलब कि वो खरगोश से जो डर रहा है, लेकिन हम कोई और वाइट चीज़ लाएंगे उसके सामने तो वो उसका जो डर होगा वो नहीं आएगा। मतलब वो जान गया है कि खरगोश अलग था, उससे हम डरते थे, लेकिन ये खरगोश नहीं है, कुछ और है खिलौना हमारा। तो ये बात होती है सामान्यीकरण की और विभेद की। इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आए हुए हैं। तो ये तो बात हुई हमारे किसके, पावलोव के सिद्धांत के बारे में। और आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हम देखते हैं पावलोव के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भाई काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अगर आप पेपर 2 की बात करें, पेपर 1 की बात करें, तो ये जो हमारे आगे के महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो एग्जाम्पल देके हम समझाने का प्रयास करेंगे, परिभाषाओं पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो पहला हमारा है उद्दीपन सामान्यीकरण। तो उद्दीपन सामान्यीकरण क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। पावलोव ने क्या किया था अपने प्रयोग में, उन्होंने खाने को उद्दीपन का काम कराया, है ना जी। उन्होंने क्या दिया था, कुत्ते को खाना दिया था, वो उनके लिए एक उद्दीपन था। तो बाद में वो घंटी पर उद्दीपन परिवर्तित हो गया, है ना जी। पहले क्या था, खाना जो था स्वाभाविक था जी, है ना जी, लेकिन अब क्या है, खाने से उसकी लाराएं स्टार्ट होगी, लाराना। लेकिन बाद में क्या किया गया, उन्होंने उसको घंटी के साथ जोड़ दिया, है ना जी। फिर घंटी के बाद इन्होंने सामान्यीकरण कर दिया गया। तो अब देखा जाता है कि घंटी पर उद्दीपन परिवर्तित हो गया, है ना जी। पहले खाने पर उद्दीपन था, लेकिन अब घंटी पर हो गया, तो इसे बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। मतलब हमने एक उद्दीपक को दूसरे उद्दीपक में हमने परिवर्तित कर दिया गया। जैसे हमने कहे कि भाई अगर जो बच्चा हमारा अल्बर्ट था, वाटसन का जो बच्चा था, वो खरगोश से डर रहा था, जो उसका वाइट खरगोश था वो डर रहा था, अगर वो वाइट खरगोश के साथ साथ अन्य कोई भी वाइट खिलौने को देखकर डरने लगे, तो इसको बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि कभी कभी क्लास में ये होता है कि कोई मैथ्स के टीचर
पुराने वाले होते हैं छोड़कर जाते हैं, बच्चा उनसे डरता है, लेकिन तभी अगर कोई नया टीचर भी मैथ्स वाले आते हैं फिर भी वो डरने लगता है कि शायद ये भी मैथ्स वाले टीचर हैं, भी हमको डांटेंगे, है ना जी। तो समानीकरण हो गया कि बच्चे के अंदर डर स्थापित हो गया कि जो मैथ्स के टीचर होते हैं वो डांटते ही मारते ही हैं। तो ये क्या होता है, समानीकरण होता है, बच्चे का उद्दीपक जो है ट्रांसफर हो गया है। आगे बात करते हैं विलोम की। विलोम को क्या कहते हैं भाई, विलोम को बोलते हैं एक्सटिंक्शन बोलते हैं भाई, है ना जी। क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर बात हो रही विलोप की। तो भाई विलोप की बात करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यदि घंटी की आवाज़ के साथ अनुबंध होने के बाद अगर खाना प्रस्तुत ना किया जाए तो धीरे धीरे कुत्ते की लार आना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी भाई, है ना जी। मतलब उद्दीपन के साथ जो उसकी अनुक्रिया थी वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं विलोम। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने बोला कि भाई अगर क्लास होने वाली है, अगर हम क्लास ना ले वहाँ पर तो क्या होगा भाई, आपके अंदर ये विलोम आ जाएगा कि भाई क्लास तो नहीं हो रही है, हम कैसे सीख पाएंगे, है ना जी। तो ये बात होती है किसकी, एक्सटिंक्शन की। आगे बात करते हैं विभेद की, वैसे इसके बारे में हमने बात की हुई है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दोबारा हम, जैसे कि मान लीजिए कि जो एल्बर्ट था, एल्बर्ट ने खरगोश से डरना शुरू कर दिया था, तो वह तब ही डरता था जब उस बिल्कुल वैसी ही डरावनी आवाज़ निकाली जाती थी, है ना जी। जैसे कि डरावनी आवाज़ वाटसन ने निकाली थी, अगर वैसी डरावनी आवाज़ निकाली जाती थी तभी वो डरता था। लेकिन अगर हम दूसरी तरह की आवाज़ निकालेंगे तो वो क्या है, वो वहाँ पर एल्बर्ट नहीं डर रहा था, मतलब उसने विभेद करना सीख लिया है कि ये आवाज़ दूसरी है, वो आवाज़ दूसरी है। अगर हम एग्जाम्पल दूसरा लें तो ये कहें हम, वो खरगोश से डर रहा था, लेकिन अगर हम कोई और खिलौना लेके आते हैं तो जान जाता है कि ये खिलौना दूसरा है, इससे हमें नहीं डरना है, हम उससे डरते थे, उस खिलौने से, खरगोश से डरते थे हम। तो ये बात होती है विभेद की, कि बच्चा चीज़ों में विभेद करना, अंतर करना सीख गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा टॉपिक जो था दूसरा वाला हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो अब आगे बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की। काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत होगा भाई। तो तीसरा सिद्धांत हमारा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या फिर इसको बोलते हैं नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। ये यूपी टेट में पूछा गया है कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, तो भाई आप लोग जानते होंगे नाम, है ना जी। तो इसको अनुक्रिया उत्तेजना का सिद्धांत भी कहते हैं, साथ में अनुबंधन सिद्धांत, या फिर इसको बोलते हैं RS थ्योरी। अभी हमने आपको बताया था कि अगर SR थ्योरी होगा, सर होगा, तो हमारे थॉर्नडाइक होंगे, लेकिन अगर रस हो जाएगा, रस, है ना जी। आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में हमारी बॉडी से पसीना निकलता रहता है ना जी। हमारी स्किन से क्या निकलता रहता है, पसीना निकलता रहता है। तो स्किन से बन गया क्या, स्किनर बन गया, और स्किनर से क्या बन गया, रस बन गया। रस यानी पसीना हो गया भाई, है ना जी। तो स्किनर से आपको याद रहेगा रस, रस यानी कि पहले हमारा रिस्पॉन्स होगा, फिर बाद में क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, बाद में हमारा स्टिमुली होगा, है ना जी। तो ये बात होती है भाई अनुबंधन के सिद्धांत की। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सिद्धांत होगा हमारा। ये तो ट्रिक की बात हो गई और सिद्धांतों के नाम की बात हो गई। अब आगे हम बात करते हैं सिद्धांत में क्या महत्वपूर्ण है जिसके कारण हम इसको सीख रहे हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो BF स्किनर है। इनका पूरा नाम क्या है भाई, इनका पूरा फुल फॉर्म तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नाम ये नोट कर लीजिएगा कि इनका जो नाम है BF स्किनर है। इन्होंने क्या किया था, ये व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। मतलब व्यवहारवाद में काफ़ी इन्होंने काम किया हुआ, वैसे वाटसन जनक माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने भी वहाँ पर काफ़ी काम किया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये माना है कि इनके अनुसार अनुक्रियाएं जो होती हैं वो जानवरों और मानवों द्वारा ऐच्छिक रूप से की जाती है। जो भी क्रियाएं हम ऐच्छिक रूप से करते हैं, उन्होंने इस क्रिया को क्या नाम दिया है, क्रिया प्रसूत नाम दिया है, जिसको बोलते हैं ये ऑपरेंट बोलते हैं, है ना जी। तो इसमें प्राणी क्या होता है, सक्रिय रूप से कार्य करता है। अगर प्राणी सक्रिय है तभी यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पर बात होती है एक्टिविटी की, एक्टिवनेस की बात होती है। तो अब बात करते हैं प्रयोग की, इन्होंने क्या प्रयोग किया था जरा हम देखते हैं। तो भाई बात करते हैं स्किनर की। तो स्किनर ने यहाँ पर चूहों पर और कबूतरों पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक चूहे को बॉक्स में रख दिया, जिसका नाम क्या था, बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। तो चूहा जो था पिंजड़े में घूम फिर सकता था, मतलब प्रॉपर एक प्लेस था, मतलब प्रॉपर स्पेस था जहाँ पर चूहा जो था घूम सकता था, ठीक है जी। तो बॉक्स की जो दीवार थी उसमें एक लीवर लगा था, भाई आपने देखा होगा यहाँ पर इसके हाथ में एक लीवर लगा हुआ है बॉक्स की दीवार पर, जिसका संबंध क्या है,
छत से है ना जी। उसकी जो छत है यहाँ पर, छत के पास एक रखा हुआ है फूड पैलेट रखी हुई, जहाँ पर भोजन रखा हुआ है। जैसे ही लीवर को दबाता है ये भोजन अंदर गिर जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा कि बॉक्स की दीवार पर एक लीवर लगा हुआ है जिसका संबंध छत पर लगे एक भोजन पात्र से है। तो लीवर के नीचे एक प्लेट भी रखी हुई है। जैसे ही लीवर के दबने से थोड़ा भोजन निकल कर उसकी प्लेट में गिर पड़ता है ना जी। यहाँ पर क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लीवर गिराने से भोजन गिरता है, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रकार का हमारे सामने उद्दीपन नहीं है ना जी। किसी भी प्रकार का हमारे पास उद्दीपन यहाँ पर नहीं है। थॉर्नडाइक का नियम यहाँ पर नहीं लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन ये किया गया, उद्दीपन की जगह पर इन्होंने क्या किया है, एक अनुक्रिया की बात की है। एक अनुक्रिया की बात करें, एक क्रिया की बात करें, एक प्रतिक्रिया की बात करें, तो जब चूहा प्रतिक्रिया करेगा तब उसको यहाँ पर एक भोजन मिलेगा, उसको पुनर्बलन यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि चूहे को पता नहीं था कि लीवर दबाने से क्या होता है, इसीलिए चूहा जो है इधर उधर घूम रहा है और उसकी दीवारों को जो है खरोच रहा है, पिंजरे की दीवारों को खरोच रहा है। संयोग से उसका पैर जो था गलती से लीवर पर पड़ जाता है और उसे खाना मिल जाता है। कुछ देर बाद उसने फिर से लीवर को दबाया और उसको खाना दोबारा फिर से मिल गया। तो लीवर दबाने की अनुक्रिया जो होती है इसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रिया प्रसूत बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उद्दीपन नहीं है, वो सिर्फ क्रिया कर रहा है और गलती से काम हो रहा है, उसको रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है, उसको पता भी नहीं है। ठीक है जी। तो इसका परिणाम क्या हुआ, उसको भोजन मिल गया। इसके प्रयोग के अनुसार लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है। निमित्त क्या है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है भाई। क्या है भाई, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है कि अगर हम लीवर को दबाएंगे, लीवर को दबाने की अनुक्रिया करेंगे तो भोजन मिलेगा। तो ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हुआ है ना जी। लीवर क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट हुआ। इसको हम करेंगे तो हमारा भोजन मिलेगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनल थ्योरी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निमित्त बोलते हैं। निमित्त को ही हम क्या बोलते हैं, नैमित्तिक बोलते हैं भाई। काफी इंपॉर्टेंट है, आप नाम नोट कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्तिक का तात्पर्य होता है इसको एक इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ा गया है। इंस्ट्रूमेंट आप समझ रहे होंगे कि लीवर को दबाने से यहाँ पर भोजन आ रहा है। आगे बात करते हैं। तो इस प्रयोग में चूहे के सामने खाना नहीं रखा गया है, अर्थात किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं दी गई है ना जी। यहाँ पर उत्तेजना का कोई भी रोल नहीं है। संयोग से उसने चलना शुरू किया और उसे खाना मिल गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर रिस्पॉन्स हो रहा है ना जी। पहले यहाँ पर अनुक्रिया हो रही है, यानी कि पहले यहाँ पर रिस्पॉन्स हो रहा है और बाद में इसको खाना मिल रहा है, यानी कि इसको उत्तेजना मिल रही है ना जी। बाद में रिजल्ट आ रहा है, बाद में इसको क्या कर रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है। तो ये बात होती है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस की, यानी कि RS थ्योरी की, जिसको किसने दिया था, ये थ्योरी दिया था स्किनर ने। काफी महत्वपूर्ण थ्योरी थी, इसी कारण इसका नाम अनुक्रिया उत्तेजना का सिद्धांत पड़ा, क्योंकि पहले यहाँ पर अनुक्रिया की गई है, बाद में क्या किया गया, इसको उत्तेजना मिली है, तो इसीलिए इसको अनुक्रिया उत्तेजना का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर हम प्रबलन की, है ना जी, पुनर्बलन की, कि पुनर्बलन के बारे में क्या होगा, है ना जी। यहाँ पर हम क्रिया प्रसूत के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे प्रबलन की, है ना जी, क्योंकि यहाँ पर हमें पुनर्बलन प्राप्त हो रहा था, है ना जी। हम यहाँ पर हम भोजन को हम भोजन नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर हम अनुक्रिया कर रहे थे और अनुक्रिया के बाद हमें उत्तेजना मिल रही थी। उत्तेजना यानी कि हमें एक प्रकार का पुनर्बलन मिल रहा था, है ना जी। तो स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है, तो पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर बात करेंगे प्रबलन की। हम किसकी बात करेंगे भाई, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रबलन की, यानी कि पुनर्बलन की। पुनर्बलन होता क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आप लोग नोट करते रहिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रबलन एक ऐसा उद्दीपक होता है, ये क्या,
इस प्रकार का उद्दीपक होता है, एक प्रकार का उद्दीपक होता है, या कहें हम कि एक प्रकार की घटना होती है जो ऐच्छिक क्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाती है। मतलब हमारी जो ऐच्छिक क्रिया होती हैं उसको वो बढ़ा देती है। ये होता है हमारा पुनर्बलन होता है। प्रबलन किसी भी काम के ऊपर बार बार प्रयास करने को कहते हैं, है ना जी। प्रबलन क्या है? जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं। भाई बार बार कब करते हैं? जब हमारी वहां पर रुचि होगी, है ना जी। कुछ बच्चे हैं साइकोलॉजी को बार बार पढ़ते हैं क्योंकि उनको सीखने में वहां पर इंटरेस्ट है। तो देखा जाए यहाँ पर प्रबलन जो है हमारा है पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट। जैसे कि चूहा था, चूहा बार बार प्रतिक्रिया कर रहा था, उसको भोजन मिल रहा था। अब उसको क्या है, वहां पर वो पुनर्बलन मिल रहा था। कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि पुनर्बलन का संबंध किससे है, तो आप लोग याद रखिएगा जो पुनर्बलन का जो सिद्धांत संबंध था ये हमारे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित है जो कि स्किनर ने दिया था। तो याद रखिएगा आप लोग, इसके बारे में एग्जाम में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या था कि भोजन जो था, यहाँ पर लीवर दबाया जाता था, अनुक्रिया की जाती तो हमें पुनर्बलन मिलता था। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, अभी आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों ने इसको उत्तर दिया तो हम आपसे कहेंगे बेटा शाबाश बेटा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है, उसका आंसर दिया है। तो यहाँ पर आप क्या होंगे, खुश हो जाएंगे, है ना जी। जैसे बच्चे क्या है, बच्चे जब एग्जाम में पास होते हैं तो उनको ट्रॉफियाँ दी जाती हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, जिससे क्या है बच्चे को अंदर जो पुनर्बलन है उसका हौसला होता है, बढ़ जाता है। ये रेनफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन होता है। ये एक प्रकार का धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है जी। अब धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है, जरा ध्यान देते हैं। तो पहला हमारा होता है धनात्मक पुनर्बलन। ठीक है, यानी पुनर्बलन कहें या प्रबलन कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो जिन कामों का परिणाम सुखद होता है, ठीक है जी, वह धनात्मक प्रबलन यानी कि धनात्मक पुनर्बलन कहलाता है। उदाहरण देते हैं, जैसे कि भोजन हुआ, पानी हुआ, प्रशंसा हुआ, धन हुआ, प्रतिष्ठा हुआ, इंफॉर्मेशन हुई, सूचनाएं हुई। ये प्रकार से क्या है, धनात्मक पुनर्बलन है। कि बिल्ली ने काम किया तो उसको भोजन मिला, ठीक है जी, भोजन मिला, पानी मिला। अगर आप क्लास ले रहे हैं, है ना, आप बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, तो अगर आप रिजल्ट आपका बेहतर होगा तो आपके जो गुरु होंगे या जैसे हम ही हो गए या आपके पेरेंट्स होंगे तो उनको अच्छा लगेगा, है ना जी, प्रशंसा मिलेगी और आपको प्रशंसित करेंगे, कोई आपको गिफ्ट देगा, कोई धन देगा, है ना जी। और ऐसे आप क्लास की बात करें तो यहाँ पर आप कुछ सूचनाओं को भी एकत्रित करेंगे। तो ये एक प्रकार का हमारा धनात्मक प्रतिफलन है, जहाँ पर हम चीज़ों को सीख पा रहे हैं, जहाँ पर हमें सुख का अनुभव हो रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं हम ऋणात्मक पुनर्बलन की, तो ये क्या होता है भाई, तो ध्यान रखिएगा, जो ऋणात्मक प्रबलन होता है, ऋणात्मक पुनर्बलन होता है, ये अप्रिय होता है, पीड़ादायक होता है। अगर आपने कुछ चीज़ों को याद नहीं किया, हमने आपको डांट दिया, तो आप क्या होंगे भाई, सोचेंगे यार सर ने हमें डांट दिया, हम कैसे सीख पाएंगे। तो ये एक प्रकार का ऋणात्मक पुनर्बलन हो गया। यहाँ पर पीड़ा मिलती है हमें, ये हमारे लिए अप्रिय होता है ना जी। जिसकी सहायता से व्यक्ति वैसी अनुक्रियाएं करता है जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपनों से छुटकारा दिलाती है या उससे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शित करती है। इस प्रकार ऋणात्मक प्रबलन परिहार यानी कि अनदेखा करना अथवा पलायन करना, काम से भागना अनुक्रिया सिखाते हैं। अगर मान लीजिए एक ही क्रिया को हम बार बार करेंगे जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, आप चीज़ों को अनदेखा करेंगे कि यार ये तो मैथ्स की क्लास हो रही, बोरिंग हो रही, मज़ा नहीं आ रहा है, इसको छोड़ो, नहीं करते क्लास हम। तो ये परिहार है, मतलब आपने अनदेखा कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। अब ऐसे ही क्या होता है, पलायन होता है। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सीटेट का एग्जाम देते हैं, एक बार नहीं निकला, दो बार नहीं निकला, पलायन कर देते हैं, भाई छोड़ो, हमें सीटेट में बात, सीटेट हमें क्रैक ही नहीं करना, हमें यूपी टेट क्रैक करना है ना जी। तो ये बात होती है किसकी, ऋणात्मक प्रबलन से, पुनर्बलन से क्या होता है, परिहार होता है, चीज़ों को अनदेखा करते हैं लोग और साथ में पलायन करते हैं, काम से भागना भी प्रारंभ कर देते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं छोटा सा, एक आदमी है, दुखदायी ठंड से, मतलब बहुत परेशानी वाली ठंडी है, उससे बचने के लिए चादर को ओढ़ता है, ऊनी कपड़े पहनता है, लकड़ी को जलाता है आदि का उपयोग करता है। मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है लकड़ी जलाने में, ना ही स्वेटर पहनने में, ना ही चादर को ओढ़ने में, लेकिन क्या है, मजबूरी है यहाँ पर, है ना जी। ये एक प्रकार का क्या है, ऋणात्मक पुनर्बलन है। जैसे कि अब हमारी बात कर लें, हम क्लास आपको दे रहे हैं, भले आपका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, आपको सीखना है ना। इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप सीख रहे हैं, तो ये एक प्रकार का ऋणात्मक पुनर्बलन है कि आपको सीखना है, क्योंकि आपको नंबर बेहतर लाने हैं भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं प्रबलन की अनुसूचियों की। ध्यान दीजिएगा, प्रबलन की अनुसूचियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में आया भी हुआ है। पूछा एक बार ये गया था कि आंशिक पुनर्बलन होता है और जो सतत पुनर्बलन होता है, दोनों में बेहतर कौन होते हैं और कैसे
हम कह सकते हैं कि सतत पुनर्बलन बेहतर नहीं होता है कि आंशिक पुनर्बलन बेहतर होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि सतत प्रबलन और आंशिक प्रबलन होता क्या है। तो जो प्रबलन है इनकी अनुसूचियों को यानी कि शेड्यूल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। रेनफोर्समेंट को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला हमारा था सतत प्रबलन यानी कि सतत पुनर्बलन। तो यहाँ क्या होता है, इसमें जब भी क्रिया होती है तो पुनर्बलन प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जब भी क्रिया हुई है तो वहाँ पर पुनर्बलन दिया जाएगा। अभी हमने आपसे प्रश्न पूछा, सभी बच्चों ने वहाँ पर रिस्पॉन्स दिया, आंसर दिया। हम सभी को बोलेंगे बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सब यह क्या है, एक प्रकार का सतत पुनर्बलन है कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें पुनर्बलन तुरंत ही मिल जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम बच्चों को दो संख्याओं का ठीक जोड़ करता है, मतलब बच्चा क्या है सही प्रकार से बढ़िया से जोड़ कर रहा है, तो उसकी हम क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, है ना जी। अगर आपने सवाल अच्छे से हल किया तो हमने आपको उसकी प्रशंसा की, ये एक प्रकार का क्या है, सतत प्रबलन है। लेकिन अगर बात करते हैं आंशिक प्रबलन की, तो आंशिक प्रबलन क्या होता है भाई, इसमें सभी क्रियाएं पुनर्बलन प्रस्तुत ना करके केवल कुछ क्रियाएं पुनर्बलन पर प्रस्तुत करती हैं। अगर अभी हमने आपसे सवाल पूछा, हमने सभी बच्चों को वेरी गुड नहीं बोला, हमने सिर्फ एक बच्चे को वेरी गुड बोला, या फिर हम वेरी गुड हमने बोला ही नहीं। आपने 10 सवाल किए, हमने सिर्फ एक ही सवाल पर वेरी गुड बोला, तो ये क्या है, एक प्रकार का आंशिक पुनर्बलन है कि हम सभी क्रियाओं पर, सभी प्रतिक्रियाओं पर हम पुनर्बलन नहीं दे रहे हैं, हम कुछ विशेष हम क्रियाओं पे क्या कर रहे हैं, पुनर्बलन हम दे रहे हैं। तो ये एक प्रकार का आंशिक पुनर्बलन होता है। ठीक है, जैसे कि हम बच्चे के कुछ सवाल ठीक होने पर उसकी प्रशंसा करते हैं, कुछ सवाल ठीक होंगे तब प्रशंसा करेंगे, सारे सवाल ठीक होंगे प्रशंसा हम नहीं करेंगे। जरा आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई कि जो आंशिक प्रबलन होता है ये सतत प्रबलन से सतत पुनर्बलन से काफ़ी प्रभावी होता है, बढ़िया होता है। तो जो आंशिक प्रबलन है ये बढ़िया है। क्यों बढ़िया है जरा हम जानते हैं। पहली बात तो ये सतत का अर्थ होता है कोई चीज़ बार बार की जाए, लगातार की जाए। अब भाई हम रोज ही क्लास में बोले बहुत बढ़िया बेटा तुमने अच्छा किया है, तुम ऐसे सीखो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, तो भाई बार बार यही चीज़ हम बोलेंगे, बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, है ना जी। अगर हम रोज शाबाश बोले तो क्या है, कोई वैल्यू नहीं कि सर तो रोज सर बोलते रहते शाबाश वेरी गुड बोलते हैं, कोई मतलब ही नहीं इसका, क्या करें हम। तो ये हो गए सतत हो गए। लेकिन अगर हम ये आंशिक होगा, भाई हम कभी कभी आपको बोले वेरी गुड बेटा, तो उस बच्चे को लगेगा नहीं यार सर ने आज हमको वेरी गुड बोला है, मतलब आज हमने कुछ बेहतर किया है। तो ये एक सतत होता है। सतत वाला जो होता है ये मूल्यों को कम कर देता है, शाबाश की जो वैल्यू है वो कम हो गई क्योंकि उसका हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आंशिक में हम उसका प्रयोग एक बार करते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि ये सतत मूल्यांकन जो था, सतत प्रबलन था, ये हमारे मूल्यों को कम कर देता है। लेकिन जो आंशिक प्रबलन था ये हमारे मूल्यों को बढ़ा देता है क्योंकि इसका हम बहुत कम ही प्रयोग करते हैं, है ना जी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चे को हर प्रश्न के बाद आप शाबाश बोलेंगे, शाबाश बेटा, शाबाश बेटी, तो क्या हो जाएगा, शाबाश शब्द का जो मूल्य होगा वो कम हो जाएगा, है ना जी। तो आप जान गए यहाँ पर कि जो आंशिक पुनर्बलन होता है यही होता है इम्पोर्टेंट। इसीलिए हमें सतत पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई भी चीज़ को बार बार करेंगे तो मज़ा आना वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा भाई, है ना जी। तो आगे हम बात करते हैं भाई, आगे हमारा कौन सा है, आगे हमारा है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के निर्धारक। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के निर्धारक रहने दीजिए। आगे हम देखते हैं भाई, बात करते हैं अंतर्दृष्टि सूच के सिद्धांत की। जो गेस्टाल्टवादियों ने सिद्धांत दिया है इसके बारे में हम देखते हैं जरा कि क्या सिद्धांत दिया है गेस्टाल्टवादियों ने, इम्पोर्टेंट क्यों है। कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, बता देते हैं भाई क्या अंतर है यहाँ पर। वैसे सभी सिद्धांत सीखने के एक ही दूसरे संबंधित हैं, बस थोड़ा सा अंतर किया गया है। कहीं पे उद्दीपन को लिया गया है, कहीं पुनर्बलन को लिया गया है, कहीं अनुक्रिया को लिया गया है ना। अब यहाँ क्या लेते हैं जरा हम ध्यान देते हैं। तो भाई ये सिद्धांत का नाम क्या है, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। तो जो सूच का सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक कार्य पर निर्भर करता है। किस पर, ये संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है, उसमें निर्भर करता है। तो किसी समस्या को अपनी मानसिक क्रिया का प्रयोग करना सूझ कहलाता है ना जी। यहाँ बात करते हैं सूझ की, और सूझ क्या होती है कि किसी समस्या को हमें हल करना है तो हम वहाँ पर हम मानसिक क्रिया करते हैं, है ना जी। मानसिक क्रिया करते हैं, संज्ञान लगाते हैं, तो उसको हम सूझ कहते हैं।
तो किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ के द्वारा होता है। तब कोहलर ने क्या कहा है, जरा हम ध्यान देते हैं। कोहलर ने ये कहा है कि समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता। मतलब इन्होंने कहा कि यहाँ पर उद्दीपन का कोई रोल नहीं होता जी। यहाँ पर उद्दीपन और अनुक्रिया, भाई आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक में कि उद्दीपन और अनुक्रिया के माध्यम से बच्चा सीख रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि उद्दीपन अनुक्रिया जो संबंध होता है काफ़ी धीरे होता है, बहुत मंद होता है, तो वहाँ पर बच्चा को सीखने में कठिनाई होती है। इन्होंने कहा कि उद्दीपन के बीच के संबंधों को अचानक समझने से होता है। मतलब कि जो उद्दीपन हो रहा है, अगर हम समझ जाएं कि किस प्रकार से उद्दीपन हो रहा है, इसका कैसे संबंध है इसका अनुक्रिया से, तब हम चीज़ों को सीख सकते हैं। मतलब इन्होंने सूझ को काफ़ी महत्व दिया है। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे कौन थे भाई? 3 लोग हैं, आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा। पहले हैं भाई कोहलर हैं, और दूसरे हैं कोफ्वा, और अंतिम हमारे हैं वर्दीमर। कौन है भाई? अगले हमारे हैं वर्दीमर। इनको बोलते हैं गेस्टाल्टवादी। अब गेस्टाल्टवादी होता क्या, इसका अर्थ क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का एक शब्द है। एक नियमित आकृति अथवा रूप को गेस्टाल्टवाद कहते हैं, है ना जी। यहाँ पर एक बात करें गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है, तो एक नियमित आकृति को, है ना जी, कोई एक नियमित आकृति है या फिर हम कहें या नियमित रूप है, उसको ही हम गेस्टाल्ट कहते हैं। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने के अनुसार हम विभिन्न उद्दीपकों को छोटे छोटे अंशों के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक संगठित समग्र के रूप में देखते हैं, जिसका एक निश्चित रूप होता है। इनके अनुसार हम जब तक सीख सकते हैं जब तक हम अपनी मानसिक क्रियाओं को सहारा नहीं लेते, है ना जी। अर्थात हमें सीखने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है। इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। मतलब यहाँ पर क्या, उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमारे पास समस्या आई हो तो हम सूझ का प्रयोग करेंगे, तभी हम उसका समाधान कर सकेंगे। उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती, ये गेस्टाल्टवादियों ने कहा था। जो एग्जाम्पल लेते हैं हम, छोटा सा एग्जाम्पल है, समझ में अच्छे से आएगा आपको। जब हम कोई गाड़ी देखते हैं तो समग्र यानी कि पूरी गाड़ी को हम देखते हैं, ना कि यह देखते हैं कि उसकी सीट कैसी है, उसकी व्हील का कवर कैसा है ना जी। तो अगर हम कोई कार को देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पूरी कार कैसी है, उसका कलर कैसा है। ये तो है नहीं कि उसके हम पहिया देखेंगे, उसके अंदर क्या सामान रखा हुआ ये देखेंगे। तो उसको बोलते हैं समग्र सिद्धांत बोलते हैं ना जी। समग्रता को ध्यान देता है कि पूरी चीज़ों को हम देखते हैं, बाद में हम उसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक फूल के गुलदस्ते का समग्र रूप होता है, बाद में अगर हम उसमें से एक फूल को निकाल लेते हैं तो केवल गुलदस्ते का समग्र रूप बच जाता है। तो गुलदस्ता क्या एक समग्र प्रकार का रूप होता है। अब बात करते हैं प्रयोग की, कि क्या प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जरा हम देखते हैं। तो ये एक चित्र दिया गया है जहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चिंपैंजी है जो कि छत पर लगे केलों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। कभी वो डिब्बों पर चढ़ रहा है तो कभी वो डंडे का प्रयोग कर रहा है। तो ध्यान देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक एक वनमानुष पर किया। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है सुल्तान। तो सलमान खान वाली सुल्तान की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है सुल्तान चिंपैंजी की। तो इन्होंने क्या किया, एक वनमानुष को, चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया और छत पर इन्होंने क्या लटका दिया, एक केला को लटका दिया। तो भूखा होने की वजह से वनमानुष उछलकर केलों को पकड़ने की कोशिश करता, परंतु केले की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण, है ना जी, केला क्या है, ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण वह केले को पकड़ नहीं पाता। फिर कोहलर ने वहाँ पर एक छड़ी जोड़ दी। भाई क्या किया भाई, वहाँ पर इन्होंने एक छड़ी को जोड़ दिया। तो इधर उधर देखते हुए वनमानुष की नज़र छड़ी पर पड़ी। जैसे वो छड़ी को देखता है, वह छड़ी को उठाकर उससे केले तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु ऊंचाई की वजह से वो पहुंच नहीं पाता। अब कोहलर ने वहाँ पर कुछ बक्सों को रख दिया। क्या किया, कुछ बक्सों को रख दिया। तो अब क्या करेगा, वो उन बक्सों पर चढ़ जाएगा। अब कोहलर ने वहाँ पर बक्सों को रखा तो वनमानुष जो था बक्सों का प्रयोग करता है। उसने बॉक्स पर खड़े होकर छड़ी के सहायता से क्या किया, छड़ी के सहायता से केलों को तोड़ लिया। तो प्रयोग के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो वनमानुष था उसने अपनी मानसिक क्रियाएं की, है ना जी, अपने संज्ञान को उसने देखा।
मानसिक क्रियाएं की, तभी वो बॉक्स का और छड़ी का वो प्रयोग कर पाया। प्रयोग करके उसने केलों को प्राप्त किया। तो इस प्रयोग में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब वनमानुष ने केले को उतारा तो उसकी छड़ी और 2 बक्सों का उसने प्रयोग किया, लेकिन जब उसने छड़ियों और बक्सों का समग्र रूप नहीं बनाया था तब वह सफल नहीं हुआ था, है ना जी। समग्र का अर्थ क्या है, अगर हम दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तभी हम सफल होंगे, है ना जी। यहाँ पर उसने क्या किया, छड़ी को और बक्सों को जोड़ा, एक समग्र रूप दिया, तब उसने समस्या का समाधान किया, है ना जी। अगर हम पहले सिर्फ छड़ी का प्रयोग करते हैं, सिर्फ हम बक्से का प्रयोग करते तो ये काम हमारा नहीं हो पाया था, है ना जी। तो अतः समग्र रूप देने के कारण इसे ही गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा जाता है। हमारी जो सूझ होती है प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया पर आधारित होती है, मतलब जो हम चीज़ें देखते हैं उसी के आधार पर हमारे अंदर सूझ आती है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक समस्या हमारे सामने आ गई है कि कहीं पे आग लग गई है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना जी। अगर हमारे पास कंबल है तो कंबल से बुझाने का प्रयास करेंगे, और कोई साधन होंगे तो उसे हम बुझाने का प्रयास करेंगे, है ना जी। तो ये होती है हमारी सूझ की, कि हम तुरंत ही ये आती है ना जी। जैसे कि सामने हमने देखा, तुरंत ही हमने रिस्पॉन्स किया। तो कोहलर ने और वर्दीमर ने प्रत्यक्षीकरण के आधार पर इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके बारे में हमने जाना। यहाँ पर जो 4 इंपॉर्टेंट हमारे सिद्धांत थे उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आगे हम देख लेते हैं, एक को शॉर्ट नोट बचा हुआ है टॉपिक हमारा। तो आगे हमारा जो दिया गया है, अधिगम के वक्र दिए गए हैं, बाद में अधिगम के पठार की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को ओवर करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं अधिगम के वक्र क्या होते हैं, फिर बात करेंगे अधिगम के हम पठार की। तो पहला भाई है अधिगम का वक्र। अधिगम का वक्र क्या होता है भाई, तो भाई ध्यान दीजिएगा, अधिगम की गति और मात्रा या कहें उन्नति को जब हम ग्राफ पेपर के माध्यम से या कहें हम वक्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का वक्र कहते हैं। तो ये वक्र कई प्रकार के होते हैं, हम बताएंगे आपको। जब हम ध्यान देते हैं, एक वक्र बनाते हैं, मान लीजिए हमने ग्राफ पेपर पर एक वक्र बनाया, ये हमारा नीचे क्या हो गया, समय हो गया, और ऊपर हमारा यहाँ पे मात्रा हो गई। मतलब समय के साथ साथ हम चीज़ों को सीख रहे हैं, तो ये हमारा वक्र जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक प्रकार का ये सरल रेखीय वक्र हो गया। तो पहला हमारा जो प्रकार हमारा है वही प्रकार हो गया सरल रेखीय वक्र हो गया। अब होता क्या है, जब सीखने की गति समान होती है ना जी। सीखने की गति क्या होती है, समान होती है। कि हमने ग्राफ बनाया, नीचे हमारा टाइम था, है ना जी, और ऊपर हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया, यानी कि मात्रा हो गई। समय बढ़ रहा है, मात्रा बढ़ रही है ना जी। फिर समय बढ़ा, फिर मात्रा बढ़ रही, समय बढ़ रहा है तो मात्रा बढ़ रही है। तो ये हमारा जो वक्र होता है ये सरल रेखीय वक्र होता है, जो एक सीधी रेखा में खींचा जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आपको। और दूसरा हमारा है ऋणात्मक या नतोदर वक्र। समझ में आ रहा होगा, ये ऋणात्मक होता है भाई, है ना जी। यहाँ पर डिमोशन होता है भाई। यहाँ पर सॉरी ध्यान दीजिएगा, नतोदर है भाई, नतोदर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक सेकंड, ये नतोदर है। यहाँ पर एक रह गया है हमारा, एक प्रकार का वक्र और होता है जिसके बारे में हमने यहाँ लिखा नहीं है। एक और होता है धनात्मक होता है भाई, वही सोच रहे हैं हम, कुछ यहाँ पर डाउट लग रहा है हमको। तो दूसरा जो हमारा है वो धनात्मक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर रह गया है। तो दूसरा क्या है, धनात्मक है, जिसको बोलते हैं उन्नोत्तर। क्या बोलते हैं भाई, उन्नोत्तर बोलते हैं। जहाँ पर पॉजिटिव होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व। क्या बोलते हैं भाई, कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। जब सीखने की गति प्रारंभ में कम होती है, बाद में तीव्र हो जाती है ना जी। बच्चा क्या है, पहले प्रारंभ में धीरे धीरे सीख रहा था, फिर बाद में एकदम से वो चीज़ों को सीखना तेज कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उन्नोत्तर वक्र बोलते हैं भाई, है ना जी। क्या बोलते हैं, उन्नोत्तर वक्र बोलते हैं। मान लीजिए ये हमारा नीचे टाइम है और यहाँ पे अमाउंट दिया गया है ना जी। तो क्या है, समय के साथ धीरे धीरे, पहले बच्चा क्या धीरे धीरे सीख रहा था, फिर एकदम से उसने सीखना और अधिक कर दिया, तो ये जो वक्र बनेगा हमारा, ये धनात्मक यानी कि उन्नोत्तर वक्र होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व। तो नोट कर लीजिएगा, जो सेकंड हमारा था वो कॉन्वेक्स कर्व था। अब तीसरा बात करते हैं हम। तीसरा हमारा है ऋणात्मक या नतोदर कर्व। यहाँ पर निगेटिव होगा भाई, है ना जी। इसको बोलते हैं कनकेव। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं
कॉनकेव कर्व, हम इंग्लिश में इसे बता रहे हैं, कभी कभी इंग्लिश में भी नाम लिख के आ जाते हैं। तो यहाँ पर डिमोशन होगा भाई, मतलब बच्चा क्या है, पहले तो तेज तेज सीखेगा, बाद में यहाँ पर उसके सीखने में गति में कमी आ जाएगी। तो जब सीखने की गति में प्रारंभ में तीव्रता होती है, फिर से ग्राफ बनाते हैं हम, नीचे टाइम हो गया, ऊपर क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर क्या है भाई, समय के साथ साथ बच्चा धीरे धीरे सीखना बंद कर रहा है, और उसका जो वक्र है नीचे नीचे धीरे धीरे क्या कर हो रहा है, गिर रहा है। तो ये जो वक्र होता है, यहाँ पर क्या होता है, बच्चा पहले तो सीख रहा था लेकिन बाद में सीखने में कमी आ गई, इसको बोलते हैं हम ऋणात्मक या फिर नवोदर वक्र बोलते हैं, या फिर हम कहें इसको निगेटिव कहें, या फिर कहें हम कॉनकेव वक्र बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं, अंतिम हमारा जो चौथा वाला होगा, ये होगा हमारा मिश्रित या फिर एस वक्र। ये हमारा होता है इस प्रकार का, ठीक है जी। तो जब हम भूलते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं, फिर से भूल कर फिर से सीखना, मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चा क्या है, चीज़ों को सीख भी रहा है, भूल भी रहा है, दोबारा सीख रहा है, फिर भूल रहा है। तो ये जो वक्र होता है हमारा इस प्रकार का वक्र होता है ना जी। कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। पहले क्या है भाई, पहले तो हमने सीखना प्रारंभ किया, तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे क्या है, यहाँ पर हमारा समय तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो अमाउंट है, सीखने की मात्रा नहीं बढ़ रही है। फिर क्या हुआ, फिर सीखने लगा वो, फिर बंद कर दिया सीखना उसने, फिर सीखने लगा, फिर बंद कर दिया। तो ये जो हमारा बन रहा है चीज़, जो ग्राफ बन रहा है, ये एस आकार का होता है ना जी। क्या होता है, एस आकार का होता है, इसे बोलते हैं मिश्रित या फिर एस वक्र बोलते हैं। अब अंतिम बात करते हैं, हमारे जो वक्र थे, हमारे चारों वक्र ये पूरे हो गए, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको बेहतर तरीके से। अगला दिया गया है हमारा अधिगम का पठार। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि अधिगम का पठार बनता क्यों है, क्यों बनता है, जब ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी मानते हैं जो आज का हाल है इस समय, तो काफ़ी क्रिटिकल हाल है कि भाई ना ही यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहे हैं, ना ही चीज़ें सही हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे एक प्रकार से हताश हो गए हैं कि क्या हम सीटेट पढ़े कि ना पढ़े, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो एक प्रकार से यहाँ पर थोड़ा पठार बन गया है ना जी। चाहे वो समय हो चाहे सीखने का हो, एक प्रकार से पठार बन गया है कि सीखने में मन नहीं लग रहा है, प्रॉपर हम सीख नहीं पा रहे हैं। जो स्पीड हमारी पहले थी वो स्पीड हमारी अब नहीं रह गई। तो ये क्या होता है भाई, अधिगम का पठार होता है। पठार जरा बनाने का प्रयास करते हैं हम। तो ये हमारा नीचे समय हो गया, ऊपर हमारा सीखने की दर हो गई, मात्रा हो गई। मान लीजिए हम यहाँ पर सीख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, समय के साथ साथ हमारा सीखना प्रारंभ हो गया, हम सीखते जा रहे हैं, समय बढ़ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम सीखना बंद कर देते हैं, और यहाँ पर एक लंबा सा रेखा खिंच जाती है, जिसे हम पठार बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारा समय तो बढ़ रहा है, समय तो हमारा कट जा रहा है, लेकिन हम सीख कुछ नहीं पा रहे हैं। ये एक प्रकार का हमारा सीखने का पठार होता है ना जी। तो समझ में आ गया होगा आपको, काफ़ी बेहतर तरीके से हमने ये आपको सीखने का पठार समझाया है। जरा एक बार ये ध्यान दीजिएगा कि सीखने के पठार होते क्या हैं, क्या इसके कारण होते हैं, जरा समझने का हम प्रयास करते हैं। तो पहला कारण ये होता है कि बच्चे की इच्छा ना होना। भाई पहली बात तो ये होती है कि भाई बच्चों को हम सिखा रहे थे, लेकिन अब बच्चे ने सीखना बंद कर दिया, उसका मन नहीं लग रहा है। तो ये क्या है भाई, उसके पठार का कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि अध्यापक का स्थलांतरण हो गया हो। भाई अभी आप किसी और टीचर से पढ़ रहे थे, वो टीचर चले गए हैं, तो किसी और टीचर से पढ़ना पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी आपका मन नहीं लगेगा। ये बात हो गई दूसरी बात। और तीसरी बात क्या होती है भाई, कि छात्रों को कोई प्रकार की मानसिक बीमारी हो गई हो। तो भाई अगर मान लीजिए आपके अंदर मानसिक बीमारी हो गई, तभी आप सीखने में थोड़ा कमी रहेगी, वहाँ पर भी आपके पठार हो सकता है। और चौथी बात होती है कार्य में जटिलता आना। भाई कभी हम सीख रहे हैं, कुछ सीखे जहाँ पर हमारे चैप्टर कठिन आ गया, अब सीखने का मन नहीं करा कि ये चैप्टर तो बहुत कठिन है, कैसे सीखें हम, तो वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पर भी पठार आ जाएगा। और दूसरी बात क्या है, छात्रों की कक्षा के प्रति उदासीनता। भाई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जैसे भी हम पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ बच्चे क्लास छोड़ के भाग चुके हैं, है ना जी। तो यहाँ पर बात होती है कि जितना हम इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों को, उतना ही हम सीखते हैं भाई, है ना जी। तो अगर हम उदासीन रहेंगे चीज़ों के लिए, तो क्या हम सीखना वहाँ पर नहीं सीख पाएंगे, हमारे पास एक जो पठार है वो बन जाएगा। तो सीखने का समय भी होता है, कक्षा का वातावरण भी होता है। अगर सही नहीं कक्षा का वातावरण और सीखने का समय नहीं सही है, भाई इस समय देखा जाए, अभी इस काल की बात करें, कोरोना काल की, तो यहाँ पर क्या है, सीखने का समय सही नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भाई, है ना जी। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसे आप सीखते रहिए। हम नहीं चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पठार बन जाएगा तो थोड़ी सी सीखने में कठिनाई होगी, आपको भी, हमें सिखाने में भी कठिनाई होगी। तो जो स्पीड हमारी पहले थी और वही स्पीड बनी रहेगी हमारी, तो हम धीरे धीरे सीखने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। तो ये हमारा था अधिगम का पठार। काफ़ी बेहतर टॉपिक था हमारा जो हमने कवर किया हमारा, कि कौन सी वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और साथ में कौन से हमारे सिद्धांत होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारी क्लास
कवर हो गई। तो कैसी लगी आपको क्लास, जरा बच्चों आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। कमेंट कीजिएगा, तभी हम जान सकेंगे कि आपने क्लास को कितना सीखा है, कितना आपने एब्जॉर्ब किया है। और साथ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट डे जो क्लास होगी उसमें हम उसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये बात होती है। आगे बात करते हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट है तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस हम आपको जल्दी कराएंगे, जो नोटिफिकेशन होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और जो अन्य क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी अर्जुन का धन्यवाद, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।